हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को गुड इवनिंग। और इवेंट जो है वो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अभी दिखा होगा, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी थोड़े से अभी आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। वो भी फटाफट आज आप लोग को क्लास शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि इवेंट जस्ट अभी जो है वो पब्लिक हुआ है। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे क्लास शेयर कर दीजिए, मैंने जस्ट अभी टेलीग्राम पर डाला है ना। चलो, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लास चल रही है ना, डीएलएड की, जिसमें मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो पोर्शन है आपका जीके जीएस का। मतलब डीएलएड में तो आप देखो जीके जीएस मेंशन नहीं रहता है ना। सिलेबस जब हम लोग देखते हैं तो डीएलएड में मेंशन रहता है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो सब्जेक्ट वही है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि जीके जीएस वाला पोर्शन ही आपका जो है ये क्या कहते हैं, क्या नाम है, सोशल स्टडीज़ है, उनको मैं बता देती हूँ। वही चीज़ है, जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम लोग सोशल स्टडीज़ में क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, सिविक्स पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, चलो गुड इवनिंग सभी को। फटाफट सारे बच्चे क्लास शेयर कर दीजिए आज, है ना। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। और सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, उसको भी सारे बच्चे अटेंड करेंगे। बाकी आप लोग का एग्जाम का डेट अब आ चुका है, 26 तारीख को पेपर है, 26 तारीख से पेपर है, काफ़ी लंबा खिंचने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है लगभग 1 महीने तो आपका पेपर खिंचेगा, क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड्स जो आए हैं वो, मतलब मुझे पर्सनली कुछ बच्चों ने बताया कि 10 सितंबर को भी पेपर है, 10 सितंबर को भी, और शायद आज किसी ने 20 सितंबर भी लिखा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मतलब लगभग 1 महीना आपका पेपर खिंचना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का पेपर 26 को होगा, उसके बाद कुछ बच्चों का पेपर होगा। तो लगातार आपकी जो क्लासेस हैं वो इसी तरीके से प्लान रहेंगी, है ना। लगातार आपकी क्लासेस जब तक आपका पेपर ख़त्म नहीं होगा तब तक चलेंगी। ठीक है, हाँ 27 को भी है, 27 को भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे की क्लास है ना, मैं अभी से बता दे रही हूँ। जितने भी बच्चों को ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैम कब तक क्लास चलेगी, स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर रही हूँ, 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल देख लो, करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। इसके साथ एक डिस्कशन वाला ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी सभी ज्वाइन कर लेंगे। जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हुई है, 1 मिनट लेट। ठीक है, चलिए, है ना। चलो भाई, तो अब हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और देखो एक चीज़ याद रखना, हम सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना, आपको ये नहीं करना कि हम आज आपको पढ़ा रहे हैं और आप जो है कल इसको गड्ढे में डाल के फिर जो है भूल गए कि यार क्या ही पढ़ा था, क्या ही मतलब है। रिविजन करते चलना, ठीक है, रिविजन करते चलना, नहीं तो इतने क्वेश्चंस करने का ना कोई मतलब नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखो ज्योग्राफी से है। जेट स्ट्रीम्स आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जेट धाराएं मुख्यतः निम्नलिखित में से कहां पर पाई जाती है। जेट स्ट्रीम्स, ऑप्शंस देख लो, मीजोपोज, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। आंसर करो, काफी टाइम आपको दिया है मैंने, है ना। क्या आंसर होगा इसका, लगाओ फटाफट। सॉरी, लगाओ। जेट स्ट्रीम्स आर मेनली फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर। बहुत सारे बच्चे जो है ये लिख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लिख रहे हो, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है। जिनको नहीं पता वो इस चीज़ पर बिल्कुल अभी ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रॉपर नहीं पाया जाता, ये ट्रोपोपॉज के पास पाया जाता है। हमारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे नीचे जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ हम खड़े हैं, तुम शायद बैठे होगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तबीयत ठीक है बेटा मेरी, है ना, कुछ नहीं हुआ। देखो जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, तुम बैठे हो, ये ट्रोपोस्फेयर वाला लेयर है, ये ट्रोपोस्फेरिक लेयर है। यहीं पर बादल बनना, बारिश होना, मतलब सारी मौसमी बदलाव जो है वो यहीं पर होते हैं। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। बीच का ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ना, ये होता है ट्रोपोपॉज। ये क्या होता है, ये होता है ट्रोपोपॉज। तो इसी जगह की बात हो रही है जेट स्ट्रीम्स को लेकर, ट्रोपोपॉज की बात हो रही है, इस वाले पोर्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था, शायद ऑप्शन नंबर बी था, है ना।
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा ट्रोपोपॉज। अरे क्या हो गया इसमें, अब इसने तो आंसर ही नहीं लिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगर नहीं लेता है तो फिर अपन पोल का चेक करा लेंगे। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट 100% इंडिजिनसली। इंडिजिनसली का मतलब होता है हमने, पोल गया नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल इशू होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर इशू अभी भी आएगा तो उसको अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 100% स्वदेशी तौर पर निर्मित है, मतलब हमने खुद बनाया है। ये कुछ तो इशू है शायद। चलो इसमें इसका क्वेश्चन लगा कर देखो, नहीं होगा तो फिर अपन देख लेंगे क्या इशू आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर है इसका? विच एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन इंडिया इज बिल्ट 100% इंडिजिनसली। ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर है इसका, लगाओ फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चों ने लगाया है सबका आंसर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तमिलनाडु में है ये, और ये इंडिजिनसली बनाया। कुछ इशू है, रुक जाओ 1 सेकेंड दो मेरे को। चलो तुम लोग आंसर करो, कुछ इशू आया है इसमें, ठीक है। कालपक्कम इसका आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। आज सारा काम ही गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। बिना पोल के नहीं पढ़ोगे क्या? बिना पोल के पढ़ लो थोड़ी देर। तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना। सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन हमारा तारापुर था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो तारापुर है वो इंडिया का सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, समझ गए। इसको इधर आना जरा। पहला एटॉमिक पावर कौन सा है, पावर स्टेशन, वो है तारापुर। इसमें पोल नहीं लगा है, पोल नहीं लगा है, नहीं ले रहा आंसर। पोल सही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक इन विच कॉन्टिनेंट। माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी। 2 मिनट का टाइम दो मुझे, इसको करना सही। जल्दी करना। एग्जिट इस पे अपने आप हो जाएगा। कहाँ है, दिख रहा है ये ना? उसको सही करना, वॉचिंग को। सारे इश्यूज आज ही आ रहे हैं। चलो देखो एक बार और लगा के देखते हैं पोल, ठीक है, 30 सेकंड का। देख लो हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर आज रहने देना, अब इतना टाइम वेस्ट अपन नहीं कर सकते। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? ये वो कॉन्टिनेंट है जिसमें लोग घर बना के नहीं रह सकते। नहीं रह सकते मतलब यहाँ पर एक रूल है, मतलब मैंने बताया था कि सबने मिलकर के एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई भी इस जगह में आकर क्लेम नहीं करेगा कि ये हमारी कंट्री है या फिर ये हमारा एरिया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च बेसिस लगाए जा सकते हैं हर एक देश के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूके हो, चाहे रशिया हो, कोई भी कितना भी पावरफुल हो वो क्लेम नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो है हमारी ज़मीन है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, काफ़ी सालों पहले एक समझौता हुआ था और यही कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, जहाँ पर आपको माउंट विंसन मिलेगा। नहीं चल रहा है पोल, आज बिना पोल के कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं और टाइम वेस्ट तुम लोग का और अपना नहीं करना चाहती हूँ, आज बिना पोल के क्लास कर लो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, मैं तुम लोग को टाइम दे दूंगी आंसर करने के लिए, ठीक है। वैसे भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है ये पोल, है ना। अंटार्कटिका में हमारे जो रिसर्च बेसिस है उनके क्या क्या नाम है? एक है भारती, दूसरा है मैत्री, ठीक है, और तीसरा जो अभी फंक्शनल नहीं है वो है दक्षिण गंगोत्री।
तीसरा कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री है तीसरा, जो कि अभी फंक्शनल नहीं है। यही सबसे पहले बना था 1984 में। 1984 में दक्षिण गंगोत्री बना था, जो कि अब फंक्शनल नहीं है। ठीक है, अब काम ये नहीं करता है। अभी सिर्फ दो ही फंक्शनल है, एक भारती है और एक मैत्री है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, रॉकीज नाम का जो माउंटेन है ये हमको नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। इस रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा। एशिया की हमें पता है, एशिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज है। ठीक है, हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी भी हमें पता है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, ये भी हमें पता है। क्या आंसर होगा इसका, लगाना जरा फटाफट। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज नाम का माउंटेन आपको मिलता है। किलीमंजारो पक्का, सोच लो, किलीमंजारो या माउंट मैकेंजी। नेक्स्ट देखो, गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। स्वर्ण क्रांति इनमें से किससे संबंधित है, हॉर्टिकल्चर से, गेहूं से, पल्सेस से, या फिर शुगर केन से। रहने दें या चला के देखें एक बार। सबकी क्लास में इशू आया है या फिर सिर्फ मेरी ही क्लास में हो रहा है ये, बताओ। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। इंडिया में रेवोल्यूशन होता क्या है, क्रांति क्या होती है, किसी चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम एफर्ट मारते हैं। जैसे तुम लोग का एग्जाम आया है, एग्जाम के पहले जब नोटिफिकेशन नहीं आया था या फिर जब एग्जाम का डेट नहीं पता था, तब सारे बच्चे आराम कर रहे थे। एकदम से जब जरूरत महसूस हुई कि नहीं यार पढ़ लेते हैं, तो सारे बच्चे जो है वो क्लास करने लगे। सेम उस तरीके से इंडिया में जब हमको ऐसा लगा कि यार इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम एफर्ट मारने लगे उसी चीज़ के प्रोडक्शन में, चाहे वो गेहूँ या चावल हो। गेहूँ और चावल का जो प्रोडक्शन है वो हमने कब बढ़ाया, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, यानी हरित क्रांति लाई। सेम उस तरीके से हम लोगों ने बागवानी फसलें जो बढ़ाने का हमने कोशिश करा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंडिया में नहीं हो रहा था। तो हमको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं यार, बाकी की कंट्रीज़ अगर बागवानी फसलें इतने बेहतर तरीके से उगा रही है, तो हम लोग क्यों नहीं इसको अच्छे से प्रोड्यूस करें, क्यों हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहे कि वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया ने भी स्वर्ण क्रांति लाई। नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, जाने दो। ठीक है, स्वर्ण क्रांति लाई और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है इंडिया में बढ़ने लगा। अब मान लो गोल्डन रेवोल्यूशन में बागवानी फसलों का ऑप्शन ही नहीं रहा, तो फिर क्या आंसर लगाओगे, फिर आंसर लगाओगे शहद। क्योंकि शहद यानी हनी का भी जो प्रोडक्शन है वो स्वर्ण क्रांति ला करके ही बढ़ाया गया था। यानी अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो ये रहेगा, ये नहीं रहा तो ये रहेगा, दोनों रहा तो दोनों आंसर आपको लगाना है। ठीक है, गेहूं का प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। शुगर केन का ऐसा कोई अलग से कोई रेवोल्यूशन नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, टमाटर का जो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाया गया, टमाटर प्लस मीट, टमाटर और मीट का प्रोडक्शन जो है इंडिया में, जैसे वैसे तो नॉर्मली सब कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना, शाकाहारी रहना चाहिए। इधर दूसरी तरफ देखोगे तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार खुद काम करती है। तो यहाँ पर मीट और टमाटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कौन सा रेवोल्यूशन चलाया था, हमने चलाया था रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन सा चलाया था हमने, रेड रेवोल्यूशन चलाया था। सेम इस तरीके से इंडिया में सरसों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सरसों से तेल बनता है और सरसों का जो तेल है, जो मस्टर्ड ऑयल है, वो हर घर में यूज होता है। इंडिया से मस्टर्ड ऑयल एक्सपोर्ट भी होता है। तो हम लोगों ने मस्टर्ड का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने कौन सा रेवोल्यूशन चलाया था, पीली क्रांति, यानी कि येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन। इस तरीके से आपको लगभग सारे ही रेवोल्यूशन जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा दर्रा जो है, यानी कि पास जो है, पास, माउंटेन पास समझते हो ना, कौन सा माउंटेन पास है जो कि लद्दाख में स्थित है, बताओ। कौन सा माउंटेन पास है इसमें से जो लद्दाख में स्थित है, पोल का तो कोई मतलब ही नहीं है। विच माउंटेन पास इज लोकेटेड इन लद्दाख, क्या आंसर है इसका, बताओ। सॉरी,
ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा आंसर, इसको तो मैंने शायद बहुत बार पढ़ाया भी है, ऑप्शन नंबर बी होगा, टैगलैंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, टैगलैंग, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये जो माउंटेन पास है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है बोमडी ला माउंटेन पास, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला और नाथुला दोनों ही आपको सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, सिक्किम में आपको ये दोनों ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों कहाँ पर मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा। माउंटेन पास का मतलब होता क्या है, जैसे ये मान लो माउंटेन है, बहुत सारी इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा है, जिसके रास्ते को काट करके हम लोग जो है जिसको काट करके, माउंटेन को तोड़ करके हम लोग वहाँ से रास्ता बनाते हैं, और उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, उसी रास्ते को क्या कहते हैं, माउंटेन पास कहते हैं। कौन सा माउंटेन पास कहाँ पर है ये थोड़ा सा याद रखना, है ना, ये मेनली पहाड़ी इलाकों में ही होता है। झेलम रिवर का उद्गम स्थल बताओ। चलो मैं लगा देती हूँ पोल, तुम लोगों को आंसर करने के लिए समय तो समझ में आएगा। बताओ क्या आंसर है इसका। फटाफट शेयर करेंगे सभी बच्चे क्लास, है ना, ऑलरेडी आज इवेंट को लेकर के इशू आया था। क्या आंसर है इसका, वेरीनाग, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में वेरीनाग है। और यही जो जगह है, ये जम्मू कश्मीर में आपको ये जगह मिलेगी, यहीं से जो रिवर है जिसका नाम है झेलम रिवर वो निकलती है। ये तो छोड़ो ही हटाओ। ठीक है, झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। एक नाम तो इसका हिडास्पस भी था, हिडास्पस। याद है, इसी नदी के किनारे पोरस का और सिकंदर का युद्ध हुआ था। पोरस और सिकंदर का जो वॉर है वो इसी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, हिडास्पस, और ये यही झेलम नदी है ना। झेलम नदी पर ही इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे पानी का लेक है, वो बना हुआ है। इसका नाम है वुलर लेक, है ना। वुलर झील जो है वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, इसी नदी के पानी पर बना हुआ है वुलर लेक, जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। वेरीनाग तुमको मिलेगा कहाँ पर, तो जम्मू एंड कश्मीर नाम की जगह में वेरीनाग मिलेगा। अच्छा, सिहावा नाम की जगह देख रहे हो, सिहावा नाम की जगह जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। महानदी अगर आपको लगता है कि ये उड़ीसा से निकलती है तो वो गलत चीज़ है। उड़ीसा से ये निकलती नहीं है, ये निकलती है सिहावा से, और फिर उड़ीसा में जा करके ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मानसरोवर लेक के पास से इंडिया की एक बहुत लंबी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है इंडस रिवर। ठीक है, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ऐसा तो नहीं है बिना पोल के मन नहीं लग रहा हो, कुछ टेक्निकल इशू है जहां तक मुझे लग रहा है ना। पोल के बिना मन नहीं लग रहा है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पोल के दीवाने हैं, वो दूसरी क्लास में भी मैंने चेक करा है ना, बिना पोल के इनको पढ़ने का मन नहीं करता। तुम्हारे साथ भी ऐसा तो नहीं है, है? तो फिर मेरे को करवाना पड़ेगा उसको सही, है ना। नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं एक बार बोलती हूँ। मिश्मी, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, इसको आंसर करो, मैं एक बार बोल के देखती हूँ। ठीक है, ये तो हो नहीं रहा है, इसका आंसर करो, मैं एक बार देखती हूँ। ठीक है, बोला है, तुम लोग आंसर करो फटाफट, है ना। क्या आंसर है इसका, लगाओ।
लगा लिया ऑप्शन नंबर डी। आज तो पता भी नहीं चल रहा है क्या लगाया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं जिनके नाम क्या क्या है, मिश्मी, मिरी और अबोर पहाड़ियां, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइब रहता है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। इस ट्राइब का नाम है निशी ट्राइब, है ना। इस ट्राइब का नाम क्या है, निशी ट्राइब। सबसे ज्यादा यही ट्राइब जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, यही जनजाति सबसे ज्यादा। अगर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात करें कि इसका बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री से लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है एक तरफ तिब्बत से लगता है और दूसरी तरफ इसका जो बॉर्डर है वो म्यांमार से लगता है। यानी कि ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दो देशों के साथ में लगती है, ठीक है। निशी ट्राइब यहीं पर मिलेगी, निशी जनजाति, है ना। अरुणाचल प्रदेश नाम का राज्य पहले नहीं था। असम से, असम का थोड़ा सा हिस्सा काट कर, असम का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट कर अरुणाचल प्रदेश नाम का राज्य जो है बनाया गया है। ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अरुणाचल प्रदेश पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। अरुणाचल प्रदेश जब बाद में बना तो उसको कोई हाई कोर्ट नहीं दिया गया। आज भी अरुणाचल प्रदेश के जो भी केसेस हैं वो यहीं चलते हैं। कहाँ? असम में। असम का जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वहीं पर चलता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से अलग किया गया था? असम से, ठीक है। त्रिपुरा नाम का जो स्टेट है ऊपर दिख रहा है, यहाँ से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। सारे ऑप्शंस के एक एक फैक्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे देखो कोई नहीं जानता है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यही है, लेकिन इनमें से भी आपको ऑप्शंस में से जितने भी पॉइंट्स पता हो वो थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। और फटाफट सारे बच्चे क्लास शेयर करेंगे, ठीक है। 750 प्लस हो गए हैं, 1000 प्लस हो जाने चाहिए जल्दी से। विच इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड? इंडिया में सबसे ज्यादा बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं पूर्ण, ऐसे ही लगा देती हूँ, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा इसका। भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि वाला जो राज्य है ये कौन सा है? क्या हो रहा है? पीडीएफ उसको स्क्रॉल करना, टेलीग्राम चैनल को थोड़ा सा ऊपर जाना, मिल जाएगा पीडीएफ। फिर भी ना मिले तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी, ठीक है। राजस्थान में बंजर भूमि तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बंजर भूमि यानी कि वेस्ट लैंड मिलेगा। जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर रेगिस्तान है ना, थार रेगिस्तान। रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर रहता है? जहाँ पर भूमि बंजर है वही तो रेगिस्तान है। तुम यहाँ पर पौधा और पेड़ उगा लोगे? कुछ पौधे होते हैं जैसे कैक्टस यहाँ पर उगाया जा सकता है। एग्जाम में एक सवाल आया था कि ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी क्षेत्र में उगाए जाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में उगाए जाते हैं? ऐसे पौधों को हम कहते हैं ज़ेरोफाइट। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट कहते हैं, ठीक है। ज़ेरोफाइट हम ऐसे पौधों को कहते हैं जो रेगिस्तान वाले एरिया में, है ना, रेगिस्तान वाले एरिया में। और यही ज़ेरोफाइट में से एक है तुम्हारा कैक्टस ज़ेरोफाइट में से ही एक है, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि थार रेगिस्तान का एरिया कितना है? कभी तो सोचा होगा कि इंडिया में एक ही रेगिस्तान है, वो भी इतना बड़ा, है ना, वर्ल्ड लेवल पर इसका नाम आता है। इसका एरिया कितना हो सकता है? क्या 30 सेकंड का पोल लगाइए ना। पोल काम नहीं कर रहा यार, फिर भी मैंने देखो लगाया तुम्हारे लिए, है ना। तुम लोग खुश रहो ताकि, है कि नहीं। आंसर नहीं आ रहा है उसमें, फिर भी मैंने लगा रखा है। तुम लोग का जो मन है ना, जो पोल के पीछे तुम लोग दीवाने हो, तो वो दीवानापन तुम लोग का बना रहे, इसलिए मैंने 0% आंसर में भी पोल लगा रखा है। बताओ, देखो खुद देखो ना, इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, ठीक है। तुम लोग खुश रहो, है ना। नेक्स्ट देखो, बगलियार प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि डैम्स हैं ये कुछ, ठीक है। बगलियार प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बना हुआ है? लो लगा दिया पोल। पता नहीं यार क्या इशू है, जो भी इशू हो देखेंगे। झेलम, रावी, चेनाब या फिर सतलज? क्या आंसर होगा इसका?
बघलियार प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? रावी, झेलम, चेनाब या फिर सतलज? क्या आंसर है इसका? ये वही रिवर है जिस रिवर के ऊपर एक आर्क ब्रिज बना है, इंडिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। ठीक है, देखो आंसर आएगा 0%। ठीक है, तुम लोग पोल पे ध्यान मत दो, ठीक है ना, और ऐसे ही कर लो आज। क्या करूं? अंकित सर से सीख लूं? सीखने का फायदा नहीं है ना बेटा, इसमें कुछ टेक्निकल इशू है। अभी लगाया था मैंने, ठीक है, अभी जस्ट मैंने लगाया था, वो तो तुम लोग की वजह से मैं उसको 0% पे भी लगा रही हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इंसान अगर तुमको तबीयत खराब में खड़े होके पढ़ा रहा है, तुम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। इंसान को फीवर है, इंसान की तबीयत खराब है, वो खड़े होके चिल्ला रहा है, गला खराब है, उसका कोई वो नहीं है। बिना पोल के जो है मन नहीं लग रहा है। भाई तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देना है तो सीरियस नोट पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ये सब बच्चों वाली चीज़ें, ये पोल वगैरह, स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पर क्लास ली थी ना, शुरुआत में मैं पोल लगाती भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें 30-30 सेकंड 45-45 सेकंड खड़े रहना पड़ता है। क्या मतलब है, उतनी देर में हम लोग कितने सारे फैक्ट्स और क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। ठीक है, वो देखते हैं, मैंने बोला है वैसे, है ना, जब तक वो आएंगे जब तक देखते हैं हम। ठीक है, चिनाब रिवर पर आर्क ब्रिज बना है, इंडिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। ठीक है, इंडिया का सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है वो अभी अभी चिनाब रिवर पर बना है। उद्घाटन किसने करा था? पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन करा था, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है ये, मतलब वही समझ लो 1 आध महीना हुआ होगा, ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। चिनाब का पुराना नाम क्या था? चिनाब रिवर का पुराना नाम था अस्सीकनी। ठीक है, चिनाब रिवर का पुराना नाम अस्सीकनी था। सतलज रिवर का जो पुराना नाम है ये था सुतुद्री। ये पुराने नाम भी पूछे जाते हैं, इसका रीजन ये है कि तुम्हारे सोशल स्टडीज में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, उस हिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोग वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो इन वेद पुराण में सुतुद्री लिखा रहता है, सतलज नहीं लिखा रहता, चिनाब नहीं लिखा रहता, अस्सीकनी लिखा होता है। तो हमें एटलीस्ट प्राचीन नाम भी इनके पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, टेक्टोनिक गतिविधि के कारण इंडिया में कौन सी झील बनी है? टेक्टोनिक गतिविधि यानी भूकंपीय गतिविधि के कारण इंडिया में कौन सी झील बनी है, बताना जरा। विच लेक वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी इन इंडिया? क्या आंसर है इसका? विच लेक वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी इन इंडिया? ये जो वेम्बनाद लेक है ये हमें केरला में मिलेगा, ठीक है, केरल में। चिल्का झील हमें उड़ीसा में मिलेगा, है ना। वुलर लेक हमको मिलेगा कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। लोनर लेक कहाँ पर है, और लोनर लेक किस वजह से? हाँ, आप सब लोनर लेक लगाएंगे, जो कि आप लोगों का सबका आंसर गलत है। अभी अगर पोल चल रहा होता तो मुझे लगता है 90% बच्चों का आंसर जो है वो यहाँ पर गलत आता। लोनर लेक मिटियोराइट की वजह से बना था, याद करो, मिटियोराइट के गिरने की वजह से, न कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। इसका आंसर हो जाएगा वुलर लेक, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? सी जो लगा रहे हैं, मुझे पता है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये मिटियोराइट के गिरने से बना था, है ना। तो मिटियोराइट का गिरना और टेक्टोनिक एक्टिविटी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, वुलर लेक कौन सी नदी के पानी से बना है? झेलम नदी के पानी से। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये डिस्कस किया था। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है ये, है ना, मीठे पानी का झील सबसे बड़ा, इससे बड़ा इंडिया में कहीं नहीं है। और सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? सॉल्ट वाटर लेक जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक जो है वो चिल्का है। अच्छा, ये तो इंडिया की बात हो गई। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है, तो वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, थोड़ा सा अगर तुम लोग मैपिंग कर लोगे ना, वर्ल्ड मैपिंग, मैंने एक बार कराया भी था यूट्यूब पे, पता नहीं कितने इनमें से कोई बच्चा उस टाइम था या नहीं, 5-6 महीने हो गए हैं। वर्ल्ड मैपिंग कर लोगे तो वर्ल्ड मैपिंग में तुमको पहाड़, पर्वत और नदी वगैरह और झील वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारा 50% जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो वहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर लेक अमेरिका, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है ना। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में तुम्हें लेक सुपीरियर मिलेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, क्रिसमस नाम का जो त्योहार है वो इंडिया में ईसाई लोग मनाते हैं। अभी तो फिलहाल तो हर कोई मनाने लगा है क्रिसमस। इस क्रिसमस के नाम से एक आइलैंड भी है जिसका नाम है क्रिसमस आइलैंड।
ठीक है। क्रिसमस आइलैंड हमको कौन से ओशियन में मिलेगा? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन? क्या आंसर है इसका, लगाओ। क्रिसमस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? देखो 850 प्लस हो चुके हैं, अभी 1.5 घंटा बचा है, फटाफट शेयर करो, है ना, थोड़ी देर में देखना डबल हो जाएंगे बच्चे सारे। ठीक है। क्रिसमस आइलैंड जो है हमारे इंडिया के जो नीचे वाला ओशियन है, ये एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है। इस ओशियन का नाम है इंडियन ओशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के अंदर तुमको मिलेगा एक द्वीप जिसका नाम है क्रिसमस द्वीप, यानी क्रिसमस आइलैंड। ठीक है, एकमात्र द्वीप, एकमात्र ओशियन जिसका नाम जो है वो किसी देश के नाम पर पड़ा है। दुनिया में टोटल कितने महासागर हैं? मैं तुमको ऑप्शन दे रही हूँ, ये शायद मैंने पहले भी पूछा होगा लेकिन तुम्हारी क्लास में नहीं पूछा था। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो ऐसा भी नहीं कि पोल लगा दूं, वो भी खराब चल रहा है। बताओ कितने? हाँ, बस जो चीज, जो इशू पिछली क्लास में आया था वो इशू सेम यहाँ पर। भाई 7 महासागर कहाँ पर है, मुझे कोई ये बताएगा? तुम्हारे घर के आसपास किसी नदी तालाब को भी तुम लोग महासागर घोषित कर रहे हो क्या? बिहार में कोई नया महासागर निकल आया हो जो मुझे नहीं पता और साइंटिस्ट को नहीं पता? हाँ, दुनिया में टोटल 5 महासागर हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। सेम सेम इशू मतलब हर बच्चे को है, याद ही नहीं रहता। एक्स्ट्रा 2 महासागर तुमने खुद ने बना दिया है कि नहीं? मेरे नॉलेज में तो नहीं है। 5 महासागर है टोटल पूरी दुनिया में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक और अंटार्कटिक। 5वां कौन सा है? अंटार्कटिक ओशियन, जिसको हम लोग सदर्न ओशियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? हम सदर्न ओशियन भी कहते हैं। समझ गए? 7 महाद्वीप हैं, ओशियन नहीं है। इनमें सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है प्रशांत महासागर। और दूसरा सबसे बड़ा जो ओशियन है, हाँ कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं मान रही हूँ ना, बिहार में कुछ भी हो सकता है ना। अटलांटिक ओशियन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है अटलांटिक महासागर। दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर अगर किसी को हम लोग मानते हैं तो वो यही है, अटलांटिक महासागर। इसी में आइसबर्ग पाए जाते हैं। इसी में आइसबर्ग मतलब क्या? वो जो टाइटैनिक जिससे टकराया था ना, आइसबर्ग की एक खासियत होती है, पता है क्या होता है वो? ये होता है बर्फ का ऊंचा ऊंचा चट्टान। ठीक है, ये बर्फ के रॉक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े इस टाइप के। अब इसकी ना एक खास बात होती है, ये जितना तुमको ऊपर दिख रहा है ना, जितना तुमको समुंदर के ऊपर से दिखाई देगा, जैसे तुम किसी शिप वगैरह में ट्रैवल कर रहे हो तो मान लो तुमको इतना दिख रहा है, इतना हिस्सा इसका दिख रहा है, इसका 10 गुना हिस्सा इसका नीचे रहता है। मतलब तुमको सिर्फ एक भाग दिख रहा होता है, 1 पार्ट, सिर्फ एक पार्ट दिख रहा होता है, बाकी 10 गुना उसका नीचे रहता है। मतलब सोचो ये कितना बड़ा होता है। इसी से टकराया था टाइटैनिक, आइसबर्ग से, और वो भी अटलांटिक। हाँ, ड्राइंग मेरा बहुत खराब है। एक बार और मैंने ड्राइंग बनाया था, है ना, जो मैं बनाना चाहती हूँ वो बन नहीं पाता, इसीलिए ड्राइंग पे मत जाओ। बस मौका मिला कि नहीं बोलने का, शुरू हो गए। नहीं है ड्राइंग अच्छा, लेकिन आइसबर्ग ऐसा ही दिखता है। ठीक है, समझ गए? तो ऊपर जितना हिस्सा इसका दिखता है उसका 10 गुना ज्यादा आपका नीचे रहता है। टाइटैनिक का जो हिस्सा है वो नीचे से टकराया था, नीचे का हिस्सा जो टाइटैनिक का। हाँ कर दो, 2 मिनट रुकना ना, तुम लोगों का पोल सही करवाने की मैं कोशिश करती हूँ, रुकना सब।
बताओ इंडिया के विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ इंडिया? क्या आंसर होगा इसका? लगाओ आंसर फटाफट। किस तरीके के वन पाए जाते हैं? ए फटाफट क्लास शेयर करो, 2 मिनट का मैंने बोला और गायब हो गए आधे बच्चे। क्यों? तुम ही लोग का काम करवा रही थी मैं, पोल लगवा रही थी, चाय पीने थोड़ी चली गई थी मैं। क्या आंसर है इसका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट? इक्वेटर तो इंडिया में पाया ही नहीं जाता। आ गया ना, लो हो गया तुम्हारा काम, अब खुश हो, मिल गया भारत रत्न सबको। ये देखो आ गया ना पोल, लो भाई तुम लोगों का पोल जो है करने लगा काम, है ना। कितना बुरा लग रहा है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपको साइलेंट वैली में मिलेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आ गया, खुश अब अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। भारत की शांत घाटी जो है ये आपको केरला में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? केरला में, है ना। ये नेशनल पार्क भी है, इसके नाम से नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा कल सुबह 8 बजे ना मैराथन है, 2 घंटे की ही रहेगी, ठीक है। वो भी इसी के लिए है, डीएलएड के लिए। तो सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर कल भी सुबह 8 बजे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा दुनिया में जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? टाइड्स को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। टाइड्स, जो टाइड्स आते हैं वो किस रीजन से आते हैं? टाइड्स का कारण क्या है? लगाना जरा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव? क्या आंसर होगा इसका? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव? ग्रेविटेशन की वजह से होता है टाइड, ये आता है टाइड, ये तो हमें पता है ना। लेकिन किसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से? जो भी आंसर नंबर सी लगा रहे हैं उन सब का आंसर सही है, क्योंकि सन का भी ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से भी आता है, साथ में मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो भी एक रीजन है। क्या कहा तो ये भी जाता है कि जो हमारी पृथ्वी का जो शेप है ना, ओवल शेप की है ना हमारी पृथ्वी, इसका भी जो शेप है पृथ्वी का वो भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही, जो बल्ज बना हुआ है, जो ये बल्ज बना हुआ है पृथ्वी का, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में ये कुछ बहुत ही बेसिक लेवल के टर्म्स हैं, है ना। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 86% स्टूडेंट्स का आंसर सही है, जिसमें सबसे पहले निशु, प्रिया, कंचन, विशाल और संध्या ने आंसर करा है। वाह, अब अच्छा लग रहा है मेरे को भी नाम लेके। अच्छा बताओ, इंडिया में जो मणिपुर और नागालैंड नाम के स्टेट हैं, मणिपुर और नागालैंड नाम के जो स्टेट है इंडिया में, इनको कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? कौन सी श्रेणी या कौन सी जो पहाड़ी है ये सेपरेट करती है मणिपुर और नागालैंड को? क्या आंसर है इसका? विच रेंज सेपरेट्स मणिपुर एंड नागालैंड? लुशई हिल्स, मिजो हिल्स, बरैल रेंज या फिर अराकन वैली? अराकन रेंज। जितने भी बच्चे लगा रहे हैं बरैल रेंज, उन सब का आंसर सही है। देखो मीजो और लुशई हिल दोनों तो सेम ही होता है ना। ये मीजो हिल का दूसरा नाम ही लुशई हिल है भाई, मीजो हिल का ही दूसरा नाम है लुशई हिल। ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये सेपरेट नहीं करता, ये तो मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम में ये पाया जाता है। बरैल रेंज सेपरेट करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, जब जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका आंसर सही है। मात्र 22% बच्चों ने, सिर्फ 22 पर। हाँ, अब यही पोल से समझ में आता है कौन कितने पानी में है, इसीलिए तुम लोगों को मजा आता है ना। सब समझ रही हो, आधे घंटे से किसी का मन थोड़ी लग रहा था। दिशा, श्वेता, श्वेता, अदिति, अंजलि, पूजा, सारी की सारी लड़कियां हैं। वेरी गुड। अच्छा, इंडिया में जो ब्लू माउंटेन पाए जाते हैं, नाम क्या है? ब्लू माउंटेन। कौन से राज्य में है ब्लू माउंटेन इंडिया में? इंडिया में कौन से राज्य में ब्लू माउंटेन पाए जाते हैं, बताना जरा। ब्लू माउंटेन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? क्या आंसर है इसका? लगाओ। तो तुम मिजो और लुशई हिल लगा रहे थे ना, वही मिजोरम इसका। हाँ, तमिलनाडु। अरे तमिल, तुम ट्रांसलेट कर दिए क्या? तमिलनाडु वाले एरिया में नीलगिरी की पहाड़ियां पाई, वो नील की बात नहीं हो रही है, वो नील की बात नहीं हो रही है, इसका नाम ही ब्लू माउंटेन है। ये मिजोरम है,
मिजोरम में ब्लू माउंटेन पाए जाते हैं। एक बच्चे ने यहाँ पर ब्लू माउंटेन मैंने बोला तो उसने ट्रांसलेट करके नीलगिरी की पहाड़ी को लगा दिया कि तमिलनाडु में है। ट्रांसलेट थोड़ी करना है, तुम ट्रांसलेट कर रहे हो उसको। नेक्स्ट देखो, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। मतलब सिंपली नागार्जुन सागर डैम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नागार्जुन सागर डैम पूछा जा रहा है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? लगाना जरा। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर या फिर गंगा रिवर? नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब कल मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि ऐसा प्रोजेक्ट जिससे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं। ये जो डैम बनाया गया है या फिर ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इससे सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर होगी। अगर सूखा एरिया है वहाँ पर पीने का पानी भी पहुँचाया जाएगा, इससे बिजली भी बनाई जाएगी। मतलब मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अलग अलग तरीके की चीज़ों में काम आए। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 89% बच्चों का आंसर ठीक है यहाँ पर। मधु, भीम, जूली, नो नेम वेस्टेड पोटेंशियल। वाह, टीम जयश्री मैम आया है। चलो ठीक है, ठीक है। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर निकलती कहाँ से है? ये निकलती है महाबलेश्वर के पास से। कहाँ से? महाबलेश्वर। अच्छा, अभी अगर तुम लोगों ने एनालिसिस देखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर का, तो उसमें मैंने बताया था कि कृष्णा रिवर जो है इसके बारे में पूछा गया था सवाल कि ये कहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज है। एक का नाम है भीमा नदी और एक का नाम है तुंगभद्रा नदी, है ना। एक का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक। एटलीस्ट इनके उद्गम स्थल यानी सोर्स ऑफ ओरिजिन तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। रिवर्स के बारे में सवाल आते हैं। कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटक से निकलती है। गोदावरी रिवर आपकी नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर के पास नासिक से निकलती है। नासिक भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। गंगा रिवर का हम सबको पता है उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में जो यमुनोत्री है वहां से। गंगा नदी गंगा कब कहलाती है? जब आपका अलकनंदा जो है वो भागीरथी से आकर के मिलती है, उसके बाद जो नदी बनती है वो कहलाती है गंगा। यानी इधर से भागीरथी आती है, ठीक है, और इधर से अलकनंदा आती है ना, अलकनंदा। और ये दोनों जब यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं देवप्रयाग। क्या बनाते हैं? देवप्रयाग। और उसके बाद देवप्रयाग के बाद से जो नदी आगे बढ़ती है वही गंगा नदी कहलाती है। 5 प्रयाग है, पंचप्रयाग, जो अलग अलग नदियां जब अलकनंदा से आकर के मिलती हैं तो बनती है। सिर्फ कितने 45 कम है 1000 में। फटाफट शेयर करो, अब भी हो जाएंगे 1000 तो। अच्छा, इनमें से सभी को पता है रबी, खरीफ और ज़ैद फसलों के बारे में? नाम ले लिया करो, ठीक है, ले लेंगे। देखो, इसमें ये पूछ रहा है, सभी को पता होगा रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और ज़ैद क्रॉप के बारे में। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर रबी क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन सा रबी फसलों में नहीं आता है? बताना जरा, कौन सा रबी फसलों में नहीं आता है? धान का खेत लिखा है, क्या आंसर है इसका? इनमें से कौन सा रबी फसल में नहीं आता है? वीट, बार्ले, ऑयल सीड या फिर पैडी? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, धान। ठीक है, धान क्यों नहीं आता है रबी फसल में? धान यानी कि अपन चावल कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो है ये आपका खरीफ क्रॉप है। हम सभी को पता है कि ये उस टाइम उगाया जाता है जब बारिश होती है ना। जब बारिश का समय होता है तब ये बोया जाता है, और ऐसी फसल जो बारिश के टाइम पे बोई जाती है उसको अपन खरीफ फसल कहते हैं। बाकी वीट जो है, बार्ले जो है, ऑयल सीड जो है, ये रबी फसल है। दाल जो होती है, दलहनी फसलें जो होती है, दाल, पल्सेस जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सेस। ये जो पल्सेस होते हैं ये रबी और खरीफ दोनों हैं, रबी एंड खरीफ दोनों है, पल्सेस दोनों में आते हैं। तरह तरह के अलग अलग तरह के दाल होते हैं ना, ठीक है। धान खरीफ फसल है, बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। रबी फसलें कब बोई जाती हैं?
कब लगाई जाती है रबी फसलें? ये लगाई जाती है ठंड के टाइम पे, ठीक है। 63 देखो गेहूं लगाए हैं 29% बच्चे, 29% स्टूडेंट्स का आंसर जो है, 30 सेकंड का पोल लगाऊं, 63% बच्चों ने जो है यहाँ पर सही आंसर करा है, बाकी सबका आंसर गलत है। नेक्स्ट देखो, तेभागा मूवमेंट वॉज द सिग्निफिकेंट पीजेंट एजिटेशन केम इनटू लाइट फ्रॉम विच स्टेट? इंडिया में तरह तरह के आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो अलग अलग तरह के जो मूवमेंट्स हैं, जो आंदोलन है, वो इंडिया में हुए थे, है ना, हुए थे ना। तो ये जो तरह तरह के आंदोलन हुए थे, इनमें से एक आंदोलन था तेभागा मूवमेंट। ये कहाँ पर हुआ था? क्या आंसर है इसका? तेभागा मूवमेंट वॉज द सिग्निफिकेंट पीजेंट एजिटेशन केम इनटू लाइट फ्रॉम विच स्टेट? राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल? ये जो पीजेंट मूवमेंट था ये कहां से था? क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश पक्का? बंगाल नहीं होगा? यहां से मैं 2 ऑप्शन हटा रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। ये दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिए। 50-50 करते ना केबीसी में। वैसे ही देखो मेरे पास करोड़ों तो है नहीं जो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं, लेकिन ये है कि तुम लोग आंसर करोगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और तुम किसी बेहतर जगह पे पहुंच जाओ और उसके बाद तुम जो है खुद ही करोड़ों कमाने लगो, है ना, ठीक है। तो उसके लायक तो बना सकती हूँ ना। तो यहाँ पर आंसर करना है इसका, ठीक है। विच अथॉरिटी कैलकुलेट्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? भारत में गरीबी रेखा की गणना कौन सा प्राधिकरण करता है? इनमें से कौन सा प्राधिकरण है जो भारत में, बोलते ना बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, जानते हो ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कैटेगरी, राशन कार्ड वगैरह जब बनता है ना तब ये सब देखा जाता है। क्या आंसर है इसका? गरीबी रेखा। विच अथॉरिटी कैलकुलेट्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? कौन कैलकुलेट करता है? अभी की बात हो रही है, जब तक नीति आयोग नहीं आया था तब की बात अलग थी। अभी प्रेजेंट में नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा की गणना जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया है, क्योंकि अभी क्या है आपके बिहार के एग्जाम्स में ना फुल फॉर्म पूछने का अलग ही वो चल रहा है। अनिशा, आयशा, संध्या, पासवान और विशाल ने सबसे पहले आंसर करा है, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना। 2015 में बना था ये, है ना। अभी पुलिस कांस्टेबल में भी इससे रिलेटेड सवाल आ चुका है। इसके सीईओ का नाम पूछा गया था। 2015 में बना था। प्रधानमंत्री जो भी भारत में होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ऐसा इसमें प्रावधान है, यानी रूल है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके सीईओ का नाम अभी क्या है, नाम याद रखना, BVR सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं। और इनके जो वाइस चेयरमैन का नाम है सुमन बेरी। वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? सुमन बेरी वाइस चेयरमैन का नाम है ना। किसके में पोल नहीं है? अब मत बोलो यार पोल का, मेरा बुखार बढ़ता जा रहा है तुम्हारा पोल का सुन के। अभी तो सही करवाया पोल, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर कुछ दिक्कत तुम्हारे फोन में आ रहा है। विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, यानी यहाँ पर यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम चलता ही नहीं है, बताओ। Which Indian state does not have the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तीन राज्यों के नाम लिख रही हूं मैं, एक है नागालैंड, एक है मेघालय, ठीक है, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। इन तीनों राज्यों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं,
नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तीनों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। अब तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नागालैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल फिलहाल में नागालैंड के ही गवर्नर का डेथ हुआ है, याद है, अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनके एक के मैम कल 2 के हो जाएगा। देखो कल सुबह 8 बजे क्लास है तुम्हारी मैराथन, ठीक है, 8 से 10। अब यहाँ एक बच्चा बोल रहा है मैम 1 के हो गया, अब कल 2 के हो जाएगा। 2 के कल हो जाना चाहिए, है कि नहीं? सारे बच्चे क्लास शेयर करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इवेंट कहाँ पर बना हुआ है, नोटिफाई मी पर, उस पर क्लिक कर देना, कहाँ पर इवेंट बना हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगी। और मेरे बाद भी काफ़ी सारे टीचर्स की क्लास है सुबह से ही। देखो कल संडे है फिर भी हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ घर पे बैठ के अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे क्लासेस लेनी है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? नागालैंड के गवर्नर का नाम था ला गणेशन, है ना, ला गणेशन नागालैंड के गवर्नर का नाम था। अब यहाँ के जो नए गवर्नर बन गए, नए जो राज्यपाल बन गए, वो कौन बन गए? अजय भल्ला। क्या नाम है इनका? अजय भल्ला। इनको दिया गया है एडिशनल चार्ज। अभी फिलहाल ये मणिपुर के गवर्नर हैं ओरिजिनली, है ना, ओरिजिनली ये राज्यपाल कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज, भाई इतनी जल्दी तो गवर्नर का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर का, लेकिन वो भी करवाने का इतनी जल्दी समय नहीं है, और गवर्नर पोस्ट अपन खाली नहीं रख सकते, इसीलिए जल्दी जल्दी में मणिपुर के ही राज्यपाल को एडिशनल चार्ज गवर्नर का दे दिया गया है नागालैंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अजय भल्ला मणिपुर और नागालैंड दोनों के गवर्नर हैं अभी फिलहाल। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट, इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड? बताओ क्या आंसर है इसका? In which year the first amendment in constitution has been approved? क्या आंसर होगा? लगाओ फटाफट। पहला अमेंडमेंट कौन से ईयर में अप्रूव किया गया था? जितने भी बच्चे 1951 लगा रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर ठीक है, 1951 में हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ था। संशोधन का मतलब कुछ नहीं है, सुधार होता है, ठीक है, किसी चीज़ को सुधारना। संविधान जब बना था तो वो बहुत साल हो गए, है ना, 1949 में नवंबर के महीने में संविधान बन के तैयार हुआ, 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। अब तब जो संविधान बना था और अब जो जमाना है, इसके हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस करने की ज़रूरत थी। पहली ज़रूरत तो 1951 में ही पड़ गई थी, जब पहला सुधार संविधान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 85% स्टूडेंट्स का आंसर सही है यहाँ पे। हिमा, सौम्या, काजल, टीम जयश्री मैम और वंदना मिश्रा, ठीक है, इन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर करा है। अब अगर इंडिया में मैं पहले लोकसभा इलेक्शन की बात करूं, मुझे ये बताओ भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष शुरू हुआ था? बताओ, लोकसभा इलेक्शन इंडिया में पहला कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जा रहा है। गुड इवनिंग सोनाली। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कौन से वर्ष शुरू हुआ था? क्या आंसर है इसका? 1951। 1952 में शुरू नहीं हुआ था, 1951 में शुरू हो गया था, मतलब वही अक्टूबर के महीने में शायद शुरू हुआ था, और वो 1952 तक चला था। यानी लोकसभा का जो चुनाव है वो 1951 से 52 तक चला था, ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ईयर याद रखना। 1956 में भारत में कुछ बना था क्या? हाँ बना था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो इंडिया में बना था 1956 में। ये वो कमीशन है जिसके द्वारा इंडिया में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको रेगुलेट किया जाता है और उनको ग्रांट्स दिए जाते हैं। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं की मदद से इसको बनाया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। अब तो इसके चेयरमैन जो है वो अभी कुछ दिन पहले चेंज भी हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफी का एक और सवाल, थोड़ा सा लगाना। क्या मैम मेरे सीट पर एग्जाम देके आइए, क्या चाहते हो तुम और मैं दोनों अंदर हो जाए? सीधा बोल दो ना। है मुन्ना भाई MBBS देख लिया क्या? उच्चतम अक्षांशों पर किस प्रकार के बादल पाए जाते हैं? क्यों?
किस टाइप के ख्याल आ रहे हैं दिमाग में हैं? बताओ क्या आंसर होगा। हाईएस्ट क्लाउड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? कौन से क्लाउड्स को हम हाईएस्ट क्लाउड कहते हैं? क्यूमुलोनिम्बस, एल्टो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस या फिर सिरस। अच्छा, ये जो सिरस क्लाउड होते हैं ना, ये देखना जो चिड़िया का फेदर होता है ना, चिड़िया का पंख वैसा दिखता है, मतलब एकदम हल्का हल्का, आसमान एकदम साफ रहता है उस समय पर ये वाला जो सिरस क्लाउड है वो एकदम ऊंचाई पर दिख रहा होता है, मतलब सूरज की रोशनी भी आ रही होती है और हल्के हल्के बादल दिख रहे होते हैं एकदम ऊपर, तब ये हमको समझ में आ जाता है कि बारिश वारिश नहीं होने वाली, लेकिन हल्के हल्के बादल हमको दिखते हैं। ये जो क्लाउड होते हैं ये सबसे ऊंचाई पर रहते हैं, इसका नाम है सिरस क्लाउड। क्या नाम है इसका? ऑप्शन नंबर डी, सिरस क्लाउड। ठीक है, 9% स्टूडेंट्स ने मात्र यहाँ पर सही आंसर किया है, सबसे ज्यादा बच्चों ने क्यूमुलोनिम्बस। तुम्हें पता है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कौन सा है? घने काले बादल, घने काले बादल को हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये वो बादल होते हैं जो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा काले होते हैं। जब ये बादल हम दूर से देखते हैं तो ही हम समझ जाते हैं कि भयानक बारिश होने वाली है, उसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। समझ गए? तो बादल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये ध्यान रखना। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, कल मैंने याद करो सार्क का फुल फॉर्म आपको बताया था, उस हिसाब से 100% बच्चों का आंसर सही आना चाहिए। सार्क के पूर्ण रूप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, बस सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, बताओ। पढ़ो ध्यान से सारे ऑप्शंस। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एक्टिवेशन फॉर राइवल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या फिर साउथ एशियन एक्टिवेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कॉरपोरेशन और कोऑपरेशन में कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। क्या आंसर है इसका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45% ओनली। निशु मुस्कान पटेल गर्ल, इशरत और प्रीति सागर ने सही आंसर करा है। यहाँ पर देखना ज्यादातर बच्चों ने ना ये लगाया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, ये कॉरपोरेशन गलत है ना, यहाँ पर वर्ड को देखो ना, कॉरपोरेशन वर्ड गलत है, इसलिए वो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, कल का जो शेड्यूल है मैं जल्दी से वो दिखा देती हूँ तुम लोगों को, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब में जब जाओगे ना, कल सुबह जो मेरी क्लास है वो देख लो एक बार कौन सी, यानी कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। यूट्यूब ओपन करोगे जिसमें तुम अभी हो, बिहार एग्जाम्स वाला चैनल पर, उसी चैनल पर आना है, ठीक है। इस चैनल पर देखना, लाइव वाले सेक्शन में जाना, इस सेक्शन में कल सुबह की जो क्लास है वो लगी हुई है, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ जैसे दिख रहा है तुम्हारे फोन में भी ऐसा ही दिखेगा, है ना। इस पर क्या करना, लाइव इन 13 आवर्स अगस्त 24 एट 8 AM, सुबह 8 बजे जो मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है वही टाइम है ये। यहाँ पर नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना तो तुमको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में मिलेगा, काठमांडू नेपाल में इसका हेड क्वार्टर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीना माता डिजीज, मीना माता रोग। मीना माता नाम की बीमारी बहुत सालों पहले एक बार फैली थी। ये जो बीमारी है ये कौन से एलिमेंट की वजह से फैलती है ये बताना है, बताओ कौन से एलिमेंट की वजह से मीना माता नाम की जो बीमारी है वो होती है। अब तो नहीं फैलती, खैर पहले हुआ था ये। क्या आंसर है इसका, बताओ फटाफट। मीना माता डिजीज इज कस्ट, ए फटाफट शेयर करो, चलो अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हो गया हुआ है, थक गए तुम। मेरे सर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो होता है ना हथौड़ा, उससे कोई मार रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा, फिर भी मैं खड़े होकर तुमको पढ़ा रही हूँ और आधे बच्चे मजे मजे में बीच बीच में गायब हो जाते हैं, फिर बीच बीच में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। भाई कंटिन्यूअसली तुम 2 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो, कैसे होगा पेपर, कैसे होगी पढ़ाई। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। अरे यार ये बुध नहीं होगा, है ना, बुध नहीं होगा। ये वाले जो ऑप्शन है हिंदी वाले उनको हटा देना
सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, मरकरी। हुआ ये था कि जापान में जो जापान के नज़दीक जो सी है, जो सागर है, वहाँ पर एक टाइम ऐसा हुआ था जब मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उद्योग वगैरह का जो गंदा पानी आता है ना, जो समुंदर में जाके गिरता है, उसकी वजह से यहाँ पर जापान में क्या हुआ था कि समुंदर वाला जो एरिया है वहाँ पर, जापान के तट के पास, वहाँ पर मरकरी नाम का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा चला गया था। बहुत सारी मछलियों के अंदर वो मरकरी जो है वो चला गया, क्योंकि मछलियों ने वो पानी मछलियों के पेट में गया, उन्होंने इंटेक किया, तो वो मरकरी के साथ वो पानी मछलियों के पेट में गया। अब हम सबको पता है कि जापान जो है वो सी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा खाता भी है। जापान नाम के देश में तुमको समुद्री फूड जो है, यानी मछली वगैरह बहुत ज़्यादा दिखेगा, खाने पीने में उन लोग बहुत ज़्यादा ये सब करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जब मछलियां खाई ना, तो उनको एक तरह की बीमारी हो गई। समझ गए? हाँ बेटा, एसआई के लिए भी ये क्लास ले सकते हो आप, ठीक है। तो उनको ये बीमारी हो गई। बाद में जब जांच हुआ कुछ लोगों का, तो पता चला कि लोगों की बॉडी में मरकरी पहुंच गई है। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बॉडी में मरकरी पहुंची कैसे। जब बल्क में लोगों में ये शिकायत आने लगी, बहुत सारे लोगों में आने लगी, तो फिर टेस्टिंग हुआ वहाँ के पानी का टेस्टिंग हुआ, तो पता चला कि यहाँ के मछलियों के अंदर, यहाँ की पानी में घुला हुआ मरकरी चला गया है, और उस मछली को मतलब इनडायरेक्टली हुआ है, ठीक है, समझ गए? इनडायरेक्टली हुआ है, ये इनडायरेक्टली ये बीमारी हुई थी मरकरी की वजह से, है ना। और वो जो बे था, यानी जो खाड़ी था समुंदर के पास, उस खाड़ी का नाम था मीना माता बे। नाम ऐसा क्यों पड़ा है, मीना माता बे? उस खाड़ी का नाम क्या था? मीना माता खाड़ी। जिस जो जापान के समुंदर के पास जो खाड़ी थी ना, उस खाड़ी का नाम था ये, इसी वजह से इसका नाम ऐसा पड़ा है। रंगनथीथू बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, बताओ। रंगनथीथू पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में लोकेटेड है? क्या आंसर होगा इसका? अरे पीडीएफ डाल दूंगी, क्लास के बीच में तुम लोग अलग ही पीडीएफ का हवा बना देते हो। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, 100 पेज का पीडीएफ अगर मैंने डाल दिया ना, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, कल उसको खोल के भी नहीं देखोगे। क्लासेस को अगर मन से ले रहे हो ना, तुमको पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है, समझ गए? तुम्हारी ये जो क्लासेस चल रही है ना, ये रिवीजन क्लासेस ही है तुम्हारी। इन क्लासेस को ध्यान से लो, पीडीएफ में डाल दूंगी, पीडीएफ की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, दिमाग में चीज़ें ऐसे ही छप जाएंगी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। रंगनथीथू पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। मात्र 10% राजस्थान लगाए हैं बच्चे, वाह क्या बात है, राजस्थान होगा। दिशा, प्रिया, अविनाश, सनी, प्रज्ञा, राधा शर्मा। कर्नाटक होगा इसका आंसर। राजस्थान में तुमको भरतपुर बर्ड सेंचुरी मिलेगा, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा मिलेगा? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये एक नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा, जिस नेशनल पार्क का नाम है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जब तुम जाओगे, एक एक नेशनल पार्क बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, समझ गए? और इन नेशनल पार्क्स के अंदर जब तुम जाओगे, तो तुम्हें कई नेशनल पार्क के अंदर पक्षी अभ्यारण्य भी मिल जाएंगे। तो इसके अंदर पक्षी अभ्यारण्य है ना, केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर, ये ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखो, अब हिस्ट्री से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। डीएलएड में हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। 27 सितंबर तक होगा मैम पेपर। तुम्हारा 27 तारीख को आया है क्या? देखो, मतलब ये पेपर भी 1 महीने से ज्यादा खींचने वाला है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट। हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे और हिस्ट्री को थोड़ा ठीक से पढ़ोगे, ठीक है। हिस्ट्री का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है, ये ध्यान रखना।
आवाज़ आ रही है? इसका आंसर है 1856, ठीक है। 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट आया था और 24 सितंबर को तुम्हारा पेपर है। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। देखो जिन लोगों का 27 सितंबर और 24 सितंबर 20 सितंबर ऐसे डेट्स में पेपर है, उन लोगों के पास अभी थोड़ा सा जो टाइम है वो अच्छा खासा दिया गया है। तुम लोगों को ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के अंदर पेपर करा रहे हैं, हम कैसे करेंगे। ये दिक्कत 26 तारीख वालों को आएगी जिनके पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसी की वजह से हम अभी हर संडे ही लगभग समझ लो क्लासेस प्लान करेंगे। कल जो तुम्हारी क्लासेस है ये क्लास बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होगी 26 तारीख वाले बच्चों के लिए, तो सारे के सारे बच्चे कल सुबह वाली क्लास में ज़रूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 8 बजे से 10 बजे तक होगी वो क्लास, है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ग्राम सभा। ये पॉलिटी का सवाल है ना। हम लोग ये सब जब स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, जब हम लोग स्कूल लाइफ में ये सब पढ़ते थे, ये सब ग्राम सभा वगैरह, तो हम लोग सिविक्स में पढ़ते थे इसको। अभी हम लोग उसको पॉलिटी कहते हैं। अभी क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। पहले हम लोग सिविक्स में इसको जानते थे, ठीक है। जो तुम सोशल स्टडीज़ जो तुम्हारा सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन्ड है ना, उसमें सिविक्स आता था, उसमें पढ़ते थे। तो ये कभी ना कभी तुमने भी पढ़ा होगा कि जो ग्राम सभा है उसका सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। जितनी बार मैंने ये सवाल करवाया है अलग अलग क्लासेस में, ज़्यादातर बच्चों ने आंसर गलत करा है। बच्चे 21 साल लगा देते हैं, जबकि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज जो तुम्हारी है वो कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स अगर मतलब देखो यहाँ पर भी वही हाल हुआ ना, 60% बच्चों ने 21 साल लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर 18 साल लगाया है सिर्फ 35% बच्चों ने। देखो मैक्स, मोहित, विकास, साजिया, खुशी और हंटर ने यहाँ पर लगाया। भाई तुम अगर वोट देने के लायक हो, यानी कि तुम्हारी अगर वोटिंग एज है तो तुम क्या बन सकते हो? ग्राम सभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। अभी ग्राम सभा की मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, इनकी मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एआई टूल बनाया गया है ना। रिकॉर्ड रखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला एक टूल बनाया गया है। इसका नाम है सभासार। क्या नाम है इस एआई टूल का? इसका नाम है सभासार। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है काकरापड़ प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच रिवर। काकरापड़ परियोजना कौन सी नदी पर है? काकरापड़ परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? क्या आंसर होगा इसका? संध्या प्रजापति, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बेटा हैप्पी बर्थडे। कहते ना तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, कुछ ऐसा ही। इतनी लंबी उम्र हो तुम्हारी कि तुम रोबोट्स की दुनिया में भी पहुंच जाओ। आने वाले 100, 200, 300 सालों के बाद में दुनिया रोबोट्स की ही होगी, है कि नहीं। वो दुनिया भी तुम देख सको, इतनी लंबी उम्र हो तुम्हारी, ठीक है। क्या आंसर है इसका? लगाओ। काकरापड़ प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच रिवर? बताओ, ऐसे किसी ने बर्थडे विश किया है तुम्हें आज तक? किसी ने नहीं किया होगा। तापी रिवर इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तापी रिवर। तापी रिवर देखना मध्य प्रदेश से निकलती है और ये नर्मदा नदी के पैरेलली बहती है। यानी नर्मदा नदी को ये काटती नहीं है, उसके बिल्कुल समानांतर ये बहती चली जाती है। 79% स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया है। शिवानी, नेहा, सिद्धांत, वंदना और महिमा ने सबसे पहले आंसर किया है। कहाँ से निकलती है ये? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से निकलती है। और याद रखना नर्मदा के समानांतर यानी कि पैरेलली बहती है ये, ठीक है। पैरेलली बहती है नर्मदा रिवर के। और जा करके ये कहाँ पर गिरती है? ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। नर्मदा की पैरेलली बहती है। नेक्स्ट देखो, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट को कब लॉन्च किया गया था? प्रवेश कुमार, तुम्हारा भी बर्थडे है क्या आज? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट का मतलब क्या है? इंडिया में जितने भी, अच्छा इंडिया में कितने हाथी हैं? कभी सोचा है? टाइगर्स का तो सेंसस होता है तो हमें पता है टाइगर्स कितने हैं, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है। हाथियों का भी सेंसस होता है। हाथियों का सेंसस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता, इसलिए बच्चों को नहीं पता होता। मैं तुमको एवरेज बताऊं, इंडिया में 29,000 से 30,000 की संख्या में तुम्हें हाथी मिल जाएंगे। हाथी यानी एलिफेंट मिल जाएंगे।
29 से 30 हजार की संख्या में तुम्हें इंडिया में एलिफेंट मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पर है अगर ये पूछा जाएगा तो बोलना सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है वो कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पर है? कर्नाटक नाम के राज्य में सबसे ज्यादा एलिफेंट है। अभी कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया था। इंडिया में 1992 में एक संस्था का भी गठन किया गया था। कौन सी संस्था है वो? संस्था नहीं, आयोग कहेंगे, महिला आयोग। भारत में जो महिला आयोग है यानी वुमेन कमीशन है, ये वुमेन कमीशन इंडिया में 1992 में बना था। और इस वुमेन कमीशन की जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है विजया राहटकर। क्या नाम है उनका? विजया राहटकर जो है ये इनका नाम है, ये ध्यान रखना। 1995 में इंडिया में मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था। मिड डे मील स्कीम का मतलब क्या है? मध्याह्न भोजन योजना, सुना होगा दोपहर के टाइम पे जो हाँ एलपीजी सिस्टम भी आया था 1991 से 92 के बीच में ना, एलपीजी भी इंडिया में आया था। एलपीजी सिस्टम मतलब वो घर का सिलेंडर नहीं, ये तुम सोचने लगो घर में सिलेंडर जो है उसको एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला जो एलपीजी सिस्टम है उसकी बात हम कर रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया की अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया था, खोल दिया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ में व्यापार करें। इकोनॉमिक्स का बहुत ही सिंपल सा टर्म है ये एलपीजी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, 1991 से 92 के बीच में आया था। अच्छा, जो चांद जो हम लोग देखते हैं, हमारे अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। अलग अलग ग्रहों के पास अपने अपने लेवल पर काफ़ी सारे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे भी हैं जिन ग्रहों के पास 100 से ज़्यादा चांद है, 100 से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के पास तो एक ही है जिसका नाम है चांद। इसका जो स्टडी करते हैं हम लोग, चांद के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या सेलेनोलॉजी? गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये लगता है कि क्लास 6 बजे से शुरू होती है? मुझे आज ये बता दो तुम। बेटा क्लास 6 बजे से शुरू नहीं होती, 5 बजे से होती है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ वो 6 बजे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 73%। दिशा, साजिया, संध्या, रॉकी, लीला और विकास तिवारी ने यहाँ पर सही आंसर करा है, ठीक है। सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप का अध्ययन, जो भूकंप आता है ना, अर्थक्वेक आता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स का अध्ययन, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये तो आपने साइंस की क्लास में पढ़ा होगा, ईमानी मैम की क्लास में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो हमें पता है, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हस्तरेखा विशेषज्ञ, जो हाथ वाथ दिखाते हैं ना तुम लोग कि हमारा भविष्य क्या होगा, भविष्य में उजाला होगा या अंधेरा होगा। कौन कौन रोड साइड बैठे ज्योतिषियों से हाथ दिखा चुका है? मुझे ये बताए फटाफट। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है खुद से कि रोड साइड में जो ज्योतिष बैठे होते हैं उनसे भी तुमने अपनी हस्तरेखा दिखाई है? कोई है ऐसा? रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कौन से महासागर में स्थित है? बताओ। रिंग ऑफ फायर इज ऑन विच ओशियन? नहीं, हंसना थोड़ी है, मैं पूछ रही हूँ सीरियसली। बिहार जीके करा दूं? बिहार जीके इसमें ही कवर करेंगे हम लोग, इसमें ही कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे। कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में बिहार जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। और वो क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझ लो, तुमने वो क्लास ले ली तो तुम्हारा रिविजन जो है वो और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? नहीं, मैंने नहीं दिखाया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो, हद है। रिंग ऑफ फायर जो है वो तुम्हें ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में मिलेगा। 66, यहाँ पर 22% बच्चों ने लगाया है हिंद महासागर। विशाल, लीला, धर्मराज, शाहनवाज और विकास तिवारी ने सही आंसर करा। पैसिफिक ओशियन इसका आंसर होगा, यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है, देखो कुछ इस तरीके से बना है प्रशांत महासागर में। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, पहले ही कह रही हूँ। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर ना कुछ इस तरीके से बना है, ऐसे। इस रिंग ऑफ फायर के आसपास जितने भी देश हैं,
आइलैंड कंट्रीज है, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, ठीक है, इन देशों में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, खास करके जापान में जो भूकंप है वो बहुत ज़्यादा आता है हर साल का आंकड़ा तुम देखोगे तो 1500 भूकंप जापान में हर साल आता है। हम लोग का बिस्तर थोड़ा सा हिल जाए तो हम लोग का नींद खुल जाता है कि भूकंप आ गया, दौड़ के हम लोग बिल्डिंग के सीधा नीचे पहुंच जाते हैं, एकदम बाहर, कि बिल्डिंग गिरे तो हमारे सर पे ना गिरे। और जापान में ये डेली का है। सोचो वहाँ के लोग कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं, है ना। तो ये प्रशांत महासागर में बना हुआ है। सेम यही हाल तुम्हारा इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया में भी है। यहाँ पर ज्वालामुखी है नीचे और उसके ऊपर जो है ज्वालामुखी फटता रहता है और उसके ऊपर आइलैंड्स बने हुए हैं, समझ गए। तो ये इशू है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, घास के मैदानों से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर मिलेगा, है ना, कौन सा घास का मैदान कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रेरी नाम का घास का मैदान है वो कहाँ पर मिलेगा, बताओ फटाफट। प्रेयरी ग्रासलैंड जो है ये कौन सी कंट्री में मिलेगा, अर्जेंटीना, चिले, इटली या फिर यूएसए। देखो मैं कुछ घास के मैदानों के नाम लिख देती हूँ। एक है पंपास, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पंपास ग्रासलैंड जो है ये तुम्हें अर्जेंटीना में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, अर्जेंटीना में, ठीक है। एक है तुम्हारा स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी ग्रासलैंड तुम्हें यूरेशिया में मिलेगा। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों में। वही तुम कनाडा और अमेरिका साइड जाओगे तो तुम्हें वहां जो घास के मैदान मिलेंगे वो मिलेंगे प्रेयरी घास के मैदान, ऑप्शन नंबर डी। अब एक और ग्रासलैंड है जिसका नाम है वेल्ड ग्रासलैंड जो है ये आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड ग्रासलैंड मिल जाएगा। 23% स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है, बाकी सब का आंसर गलत क्यों। ये फटाफट क्लास शेयर करो तुम लोग जल्दी से। 1000 से कम कैसे हो गए, 1000 से अभी कुछ बच्चे कम चल रहे हैं, है ना। प्रेयरी ग्रासलैंड जो है ये तुमको अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। मेरा नाम पूछ रहे हो, मेरा नाम जयश्री है। ये नहीं कहूंगी कि नाम में क्या रखा है, पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे ही नाम से तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसको ज्वाइन करो, करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम, ठीक है। 52nd, 73rd, 74th या 91st, जितने भी बच्चे 74th अमेंडमेंट लगा रहे हैं सबका आंसर ठीक है। 74th नंबर का संशोधन करके यहाँ पर जो है म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया था संविधान में। आर्टिकल अगर पूछा जाएगा म्युनिसिपैलिटी का, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक का जो आर्टिकल है वो तुमको म्युनिसिपैलिटी का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, ठीक है। 69% में अंकित, धर्मराज, विकास, सालू पटेल और शिल्पी शर्मा, इन्होंने सबसे पहले सही आंसर करा है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बच्चे फटाफट इसको जो है देख लेंगे। कल सुबह 8 बजे ये वाली क्लास है और इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हम कवर नहीं करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे वो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। बिहार के त्योहार, लोक नृत्य, नदियां, उसके बाद भारत की जनगणना, थर्मल पावर प्लांट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लोकसभा सदस्य, सब कुछ। यानी आपका एग्जाम से पहले ये एक ऐसी क्लास होगी जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा एग्जाम में मिलेगा। हाँ पोल ठीक हो गया, तुम 1 घंटा बाद आ रहे हो क्या सीधा, क्यों देख रहे हो कुछ बच्चे कैसे पोल के दीवाने हैं। मतलब जब पोल खराब हो गया था तो ये चला गया था, ये 1 घंटा बाद आया है सीधे। नेक्स्ट देखो, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। कौन सा आर्टिकल था जिस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन है ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया था, क्या आंसर है इसका। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। 2017 में ये इंडिया में लागू हुआ था
और जब ये लागू हुआ था तो इसके लिए एक परिषद बनाया गया था, संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट था, तो वो अमेंडमेंट था 101 नंबर का, 101 नंबर का अमेंडमेंट था वो, ठीक है। 279A नंबर का जो आर्टिकल है उसमें दिया हुआ है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए, 92% स्टूडेंट्स का आंसर सही है यहाँ पे, है ना, जिसमें लीला, अंकित, विशाल, साजिया और डॉली कुमारी ने सबसे पहले आंसर करा है। देखो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो अध्यक्षता कौन करते हैं। अध्यक्षता करेंगे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होंगे वही जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। थैंक यू पूनम, है ना। क्या क्लास छोड़ दें, तबीयत खराब है तो? देखो यार तबीयत तो सही हो जाएगा, एग्जाम फिर दोबारा नहीं आएगा ना, दिक्कत ये है। नहीं तो मैं तो आज छुट्टी करने वाली थी, एग्जाम तो तुम्हारा एक ही बार होगा। अभी मेरे पास टाइम है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अपन सब मिलके अगर अभी मेहनत कर लेते हैं ना तो एग्जाम क्रैक करके हमारी लाइफ सेट हो सकती है। तुम्हारी लाइफ सेट होगी तो हमें अच्छा लगेगा। तबीयत का क्या, देखो वो तो आज खराब है कल सही हो जाएगा, है ना, लेकिन एग्जाम तो बार बार आएगा नहीं। और अभी चुनाव है तो चुनाव के बाद का तो तुम फिर सीन जानते ही हो क्या हाल होता है। आर्टिकल नंबर 280 में कौन सा कमीशन दिया है? वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 280 में। आर्टिकल 280 में क्या दिया है? वित्त आयोग के बारे में यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल नंबर 324 में दिया है चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर 324 में दिया। आर्टिकल 143 में क्या दिया है? राष्ट्रपति के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो आपस में सुझाव लेने का काम करते हैं, डिस्कशन करने का काम करते हैं, जब अगर ज़रूरत पड़ जाए सुझाव लेने का, इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हो सकता है, जो सुझाव लिया जा सकता है, वो आर्टिकल 143 में दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, कोई बच्चा अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, करेंट अफेयर बाय जयश्री मैम इसका नाम है, अभी क्लास एंड होगी तो मैं बता दूंगी। उस टेलीग्राम चैनल में एक डिस्कशन वाला ग्रुप बना हुआ है, उसी के साथ उसका लिंक मैं डाल दूंगी इसी टेलीग्राम चैनल पर। उस डिस्कशन वाले ग्रुप से अगर आप ज्वाइन करते हो उस ग्रुप में, तो उसमें आप लोग भी मैसेज कर सकते हो, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, करियर से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग को बात करनी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ बात करें, कहाँ कनेक्ट करें, तो डिस्कशन वाले चैनल में आप लोग खुद भी जो है यहाँ पर क्या कहते हैं वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। विथ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन वॉज, क्या आंसर होगा इसका? फटाफट लगाओ। Who was the first chairperson of disinvestment commission? जीवी रामकृष्ण, राजीव कुमार, या फिर सबसे अलग नाम कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? सबसे अलग नाम दिख रहा है जीवी रामकृष्ण, क्योंकि सुकुमार सेन का तो हमें पता है, ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 82% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर किया है ना। गुलशन कुमार, निशांत कुमारी, नीतू, डोली और अमृता शर्मा ने यहाँ पर सही आंसर करा है, ठीक है। जीवी रामकृष्ण जो थे वो भी निवेश आयोग के पहले चेयरमैन थे। यहाँ पर सुकुमार सेन का जो आप नाम देख रहे हो ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? इंडिया के पहले चुनाव आयुक्त थे। केसी नियोगी कौन सी पोस्ट पर थे? केसी नियोगी जो थे वो कौन से क्या कहते हैं क्या नाम है, क्या लिख रहे हो? धारा और आर्टिकल में क्या बहुत अंतर है भाई, धारा अलग होता है, आर्टिकल अलग होता है। कैसा कंपैरिजन है ये? धारा और आर्टिकल में क्या अंतर है पूछ रही हो? कैसे जुड़े वो अभी क्लास जब एंड होगी ना मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है। मुंबई में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई की स्थापना कहां पर की गई थी? क्या आंसर है इसका? लगाओ। सॉरी, क्या आंसर है? लगाओ फटाफट। मुंबई में पूरी तरीके से ट्रांसफर होने से पहले आरबीआई की जो स्थापना है ये कहां पर की गई थी? अंग्रेज सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते थे कोलकाता को। किसको देते थे? कोलकाता, ठीक है। बंगाल को प्रेफरेंस देते थे जब अंग्रेज भारत आए थे, और बंगाल को प्रेफरेंस देते थे तो बंगाल में जो जगह है वो है कोलकाता, और यहीं पर आरबीआई का मुख्यालय पहले हुआ करता था।
बाद में आरबीआई के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी बी हो जाएगा, मैंने गलती से ये लगा दिया है। पोल का इशू यार मेरा खत्म ही नहीं होता। 93% बच्चों का आंसर सही था, ठीक है, मैंने गलती से पोल में मद्रास लगा दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता 1862 में भारत का पहला जो हाईकोर्ट है ये भी कोलकाता में ही बना था। इंडिया का जो फर्स्ट हाईकोर्ट है ये भी 1862 में कोलकाता में ही बना था। आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है ये बताओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये अभी कहाँ, पहले ये लंदन में हुआ करता था, ठीक है। इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, यहाँ पर हुआ करता था। 2005 के बाद से इसका जो कैपिटल है वो चेंज कर दिया गया, कैपिटल कह रही हूँ, हेडक्वार्टर, ठीक है। अब आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अब आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है। दुबई में अब आईसीसी का हेडक्वार्टर है। अगर पूछा जाएगा कि दुबई से पहले आईसीसी का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, अंकित, टॉक्सिक, विशाल, पटेल, दिशा ने सबसे पहले सही आंसर करा है। पहले जो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में था, ठीक है, पहले लंदन में था और अब दुबई में है। आईसीसी के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं वो है जय शाह। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जय शाह, ये आपको याद रखना है। सबसे कम उम्र के यानी सबसे यंगेस्ट चेयरमैन। थैंक यू बेटा। किससे मिलता है फेस, श्रीवल्ली कौन है भाई, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, श्रीवल्ली कौन है। नेक्स्ट देखो, हनुमंतराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। थैंक यू अनु। श्रीवल्ली से मिलता है मैम, कौन है बताओ तो सही, मुझे तो नहीं पता। क्यों, साउथ वाउथ का है क्या कोई, की है मतलब लड़की होगी। क्या आंसर है इसका, पुष्पा। पुष्पा का कौन हीरो, हाँ हीरोइन। पुष्पा पिक्चर ही नहीं देखी है मैंने, ट्रेलर देखा है, उसके गाने वाने देखे, पिक्चर नहीं देखी है। हनुमंतराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या है, 10th और 12th में गैप है तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, एफिडेविट लगाओगे सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन में बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफिडेविट लगाने को कहेंगे वो, इतना गैप है ना तो वो लगा देना और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। हनुमंतराव कमेटी पंचायती राज सिस्टम से, देखो पंचायती राज सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243O तक, तब हम लोग ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर कुछ समितियां जो है वो इससे रिलेटेड थी, जैसे कि तुम्हारा अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब समिति से जुड़ी हुई थी। ये बहुत कॉमन है, ये हर किसी को पता है ना, हर किसी को। लेकिन हनुमंतराव समिति को बच्चे छोड़ देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है इसको। तो तुम याद रखना कि हनुमंत, देखा सिर्फ 65% बच्चों को ही पता था, बाकी सबने अलग अलग आंसर लगाया। इसमें रोहित, साजिया, आरडीएक्स, वंदना, लीला और कांति ने सबसे पहले सही आंसर करा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। टैक्स सिस्टम यानी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड भी एक समिति है जिसका नाम है चेलिया कमिटी। चेलिया कमिटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, भारत में भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, हम सबको पता है ये, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अच्छा, रश्मिका की बात कर रहे हो क्या, जान गई, थैंक यू। ज्यादा हाई फाई तारीफ नहीं कर दी है तुम लोग, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। भील ट्राइब जो है ये मेनली कौन से स्टेट में पाया जाता है, अभी मैं गिर जा रही थी ऐसा तारीफ सुन के, बताओ। भील जनजाति जो है ये कौन से राज्य में मुख्यतः पाई जाती है मेनली। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, एमपी है ना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 84% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर करा है। देखना, मध्य प्रदेश नाम का राज्य जब तुम बनाओगे ना, मध्य प्रदेश के इधर झाबुआ और अलीराजपुर नाम के 2
जिले हैं। क्या क्या हैं जिले? झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, इन्हीं दो जिलों में कड़कनाथ नाम का एक जो मुर्गा है ना वो मिलता है, एकदम ब्लैक कलर का। उसका जो मीट होता है वो भी ब्लैक होता है, उसका ब्लड भी ब्लैक होता है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है वो यहीं पर पाया जाता है मेनली। यहाँ पर जो आदिवासी लोग रहते हैं ना उन लोग इसको बहुत खाते हैं, उसमें कहते हैं बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, तुम नहीं खा पाओगे, वो एक अलग चीज़ है। और इसी बॉर्डर के पास में गुजरात में और राजस्थान में भील जनजाति मिलती है सबसे ज़्यादा। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान और गुजरात के अंदर उस एरिया में जहाँ से बॉर्डर लगता है, यहाँ पर भील ट्राइब मिलता है। हाँ सही में कड़कनाथ मुर्गा देखा है कभी? ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक, मतलब ब्लैक कलर का है वो तो चलो ठीक है ना, वो तो चलो ठीक है। एक बार अपन देखते हैं ना गूगल करके, तुमने अगर नहीं देखा है तो कड़कनाथ, ये देखो, ये देखो, ये देखो ऊपर लिखा है झाबुआ, लिखा भी था। लोड हो जाए तो बड़ी बात है। एकदम काला होता है और इसका जो मीट होता है ना वो भी ब्लैक होता है, और इसका जो ब्लड होता है वो भी ब्लैक। यही देख लो ना, ये देखो इसका मीट ऐसा रहता है और ये खुद ऐसा दिखता है। बहुत ग्लेज रहता है इसकी बॉडी में, इसके पंख वंख में बहुत ग्लेज रहता है। हाँ देखा, मैम आज मैं 6 बजे आया, सॉरी कल से ऐसा नहीं। खैर कल तो 8 बजे क्लास है ना, सुबह 8 बजे है क्लास कल। 6 बजे क्यों आते हो यार, जल्दी आया करो। तहकीके हिंद का लेखक कौन है? बहुत प्रोटीन होता है इसमें कहते हैं। तहकीके हिंद का जो राइटर है वो कौन है? अबू बकर, अल बरूनी, अमीर खुसरो या फिरदौसी? बताओ क्या आंसर होगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ तहकीके हिंद? किसी का ये छूट गया है। यहाँ लगाते हो तुम लोग? आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़का लोग लगाते हैं इसको। जिन लड़कों के बड़े बाल होते हैं लंबे लंबे, वो लोग इस तरीके से, बिल्कुल मैं नहीं लगाती खैर, बिल्कुल बाल को पीछे करके छपरियों की तरह इसको लगा के और बाइक चलाते हैं और बाल पीछे से उड़ते हैं। उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे, बट क्या ही कहूँ, बुरा लग जाएगा। तुम में से कोई है जो लगाता है ये? हमारे किसी मैम का है ये, है ना। मैम लोग लगाएं तो अच्छा लगता है, हम लोग पे अच्छा लगता है, लड़कों पे नहीं लगता। मत लगाया करो, समझे। किसने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं तहकीके हिंद लिखा था? इसका आंसर है अल बरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 66% स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अंकित, दिशा, चंदू, सिमरन, ज्योति ने सबसे पहले आंसर करा है। नेक्स्ट देखो, बादामी गुफाएं कहाँ पर मिलेंगी तुम्हें? चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई है, बादामी गुफा मंदिर, है ना। तो सही तो बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, बताओ। अब जो लगाते होंगे फिर उनको बुरा लगेगा। बादामी गुफा मंदिर जो है ये कौन सी राज्य में स्थित है? क्या आंसर होगा इसका? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरला? बादामी केव टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? सारे बच्चे अभी और 15 मिनट जुड़े रहेंगे, इसके बाद मैं तुम लोगों को डिस्कशन वाला ग्रुप बता दूंगी कौन सा है, जिसमें तुम लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जो भी बात करनी है वो कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बता दूंगी अभी क्लास के एंड में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, है ना, कर्नाटक। ये देखो 54% बच्चे आंध्र प्रदेश लगाए हैं, मात्र 37% का आंसर ठीक है। अंकित, टॉक्सिक, विशाल, संध्या और सत्यम कुमार। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक में आपको मिलेगा बादामी गुफा मंदिर, बहुत प्राचीन समय के ये गुफाएं हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, सिरोक्को इज द ड्राई एंड डस्टी विंड ऑफ विच एरिया? सिरोक्को कहां पर बहने वाली एक बहुत ही ड्राई हवा है? बताओ। क्या आंसर है इसका? लगाओ फटाफट। सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल में यहाँ पर सिरोक्को नाम का जो हवा है वो बहता है ना। ये हवा जब बहती है ना तो पूरा रेड रेड हो जाता है, पूरा जो हवा है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है पूरा लाल हो जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, सहारा डेजर्ट। बाप रे, ज़्यादातर बच्चों ने आटाकामा डेजर्ट लगाया है। आटाकामा डेजर्ट दुनिया के सबसे सूखे मरुस्थलों में से एक है, दुनिया के सबसे सूखे मरुस्थलों में से एक है। इसके इतने सूखे होने का कारण है कि ये जहाँ पर स्थित है
वहाँ पर जो करंट बहती है ओशियन में वो कोल्ड करंट बहती है, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी के टर्म्स है, कभी ज्योग्राफी डीपली पढ़ाने का मौका मिला तो बताऊंगी, है ना। आटाकामा डिजर्ट जो फैला है वो चिले और पेरू में फैला है। कहाँ फैला है? चिले में और पेरू में फैला है, ठीक है। ये गोबी डेजर्ट होगा। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है ना। मैं बता दूंगी बेटा, अभी बता दूंगी मैं अनु, ठीक है। क्लास एंड होगी ना तब बता दूंगी मैं। हैंड इन हैंड नाम का एक्सरसाइज भारत कौन सी कंट्री के? कल ही बताया था शायद मैंने, ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बताया था, है ना। बताओ क्या आंसर होगा इसका। हैंड इन हैंड नाम का एक्सरसाइज ये वही कंट्री है जिस कंट्री में एससीओ समिट होने वाला है। एससीओ समिट जो होना है 2025 वाला, 2025 वाला, ये चीन में होना है। कहाँ पर होना है? चीन में, ठीक है, चाइना में। और इंडिया चाइना के साथ में ही मिलकर जो है ये वाला एक्सरसाइज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 63% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सही आंसर करा है। माउंट ब्लैंक किसकी सबसे हाईएस्ट पीक है? बताओ। क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन? अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्लास को ना, 5 मिनट में ओवर कर देंगे क्योंकि अब मेरे से भी नहीं हो पा रहा है। कल सुबह 8 बजे क्लास है तुम्हारी, 8 से 10 डेली करंट अफेयर की होती है। बट कल डीएलएड के लिए मैंने स्पेशल क्लास रखी है, जितने भी बच्चों का भी पेपर है उनके लिए है ये मेन क्लास, ठीक है। सारे बच्चे उस क्लास को अटेंड करेंगे और शेयर भी करेंगे सभी, है ना। 1944 कह रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एल्प्स माउंटेन, ठीक है। एल्प्स माउंटेन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एल्प्स माउंटेन तुम्हें यूरोप में मिलेगा। कहां पर मिलेगा तुम्हें? यूरोप में एल्प्स माउंटेन तुम्हें मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। भाई रॉकीज नहीं होगा, है ना। माउंट ब्लैंक जो है वो एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। चलो, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किस शासक की उपलब्धि का विवरण देता है? आयरन पिलर जो है मेहरौली में, बताओ क्या आंसर है इसका। आयरन पिलर एट मेहरौली रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ विच रूलर? कौन कौन विक्रमादित्य का दूसरा नाम जानता है? विक्रमादित्य का जो दूसरा नाम है वो कौन कौन जानता है? चंद्रगुप्त टू है, इसने अपने दरबार में क्या रखे थे? नवरत्न रखे थे। मेहरौली में तुम जाओगे तो वहां पर एक आयरन पिलर है ना, खंबा है, एक लोहे का खंबा, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें इसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त टू के बारे में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 47%। दिशा, गौड, विशाल, लीला, अनंत और अंकित ने आंसर सही करा है। अब क्लास को ना ओवर कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, आई होप कल तक सही हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे वाली जो क्लास है उसको सभी बच्चे अटेंड करेंगे। मैं अभी 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, 2 मिनट रुकना अभी, ठीक है। यूट्यूब ओपन करके जब तुम हमारे चैनल पर आओगे ना, जिस चैनल में तुम पढ़ रहे हो, सुबह 8 बजे ये वाली क्लास का देखना थंबनेल बना हुआ है, थंबनेल लगा हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, सुबह 8 बजे कल। इस क्लास को सभी ज्वाइन करेंगे। इसमें तुम देख लेना सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, नेशनल लेवल भी होगा, इंटरनेशनल लेवल भी होगा, ठीक है। इस क्लास को ज़रूर सभी लोग अटेंड करेंगे कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। जिनका एग्जाम है उन्हीं को डेडिकेटेड है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो क्लासेस चलाई थी एग्जाम से पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में बच्चों के फंसे थे। अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। सेम वही कोशिश हमारी इसमें भी रहेगी कि डीएलएड की जो क्लासेस हम करवा रहे हैं, मैं और बाकी के सभी टीचर्स, क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा। कोशिश यही होगी कि ऐसे क्वेश्चंस हो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इसको अटेंड करना। अब जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पूछ रहे थे,
ये है टेलीग्राम चैनल, ध्यान से देखो, करेंट अफेयर्स बाई मेरे नाम का स्पेलिंग देखो, जयश्री मैम, JYSHREE, ठीक है। करेंट अफेयर बाई जयश्री मैम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। इस चैनल में अभी मैं 10-15 मिनट में एक लिंक डालूंगी, उस लिंक को क्लिक करना, उससे तुम डिस्कशन वाले चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। डिस्कशन वाले चैनल में तुम लोग भी मैसेज कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जो भी क्वेरी, फालतू की बातें नहीं करनी है, जो भी क्वेरी होगी वो। 12 को एग्जाम है, अभी तो काफ़ी टाइम है बेटा, है ना, ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है ना। तो इसको ज्वाइन कर लेना। और जो बच्चे इंस्टाग्राम में क्या कहते हैं, बिहार चैनल को ढूंढ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे बिहार एग्जाम्स वाला नाम का एक प्रोफाइल है, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, बिहार एग्जाम्स वाला। अब अपन देख लेते हैं लीडर बोर्ड। देखो यहाँ पर विकास तिवारी, डॉली कुमारी, सिमरन कश्यप, ये टॉप 3 में है। इनके बाद दिशा, बटर मशरूम, संगीता, अंशु, महिमा और काजल, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, है ना। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।